वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने दो पार्ट्स में वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग जो है और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। लॉजिकल थिंकिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आर द प्रोमिनेंट फीचर इन द। तो ये एक तरह से प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं थिंकिंग के हमारे फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में। तो हम जब फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में थिंकिंग करते हैं तो ये हमारे प्रोमिनेंट फीचर्स हो जाते हैं। कॉन्क्रीट थिंकिंग का क्या मतलब हो जाता है? तो कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब है कि लॉजिकल थिंकिंग की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। मतलब हम जब लॉजिक बिठाना शुरुआत करते हैं तो उससे हम कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब हो जाता है कि हम एक साथ कई दिशाओं में सोच पा रहे हैं। मतलब कई सारी फील्ड से कनेक्ट होना एक ही टाइम पे, तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अ चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल पीरियड जनरली सफ़र्स फ्रॉम। एक चाइल्ड जो है प्री ऑपरेशनल पीरियड में अपने कौन कौन सी जो है उसके क्राइसिस आते हैं या कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं। तो प्री ऑपरेशनल पीरियड जो रहता है बच्चे का, उसमें उससे जो है रिवर्सिबल थिंकिंग से जो है सफ़र करना पड़ता है। रिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब है कि एक चीज़ जैसे वो देखता है कि ऐसा हो रहा है, फिर वो चीज़ जो है विपरीत नहीं, मतलब फिर से उस सिचुएशन में आ पाएगी या नहीं, ये बच्चे को उस समय नहीं पता होता है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग से बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। मतलब बच्चा जो देखता है उसी को समझता है, वो ये नहीं जान पाता है कि ये चीज़ अपनी पुरानी अवस्था में भी आ सकती है। तो इसीलिए उसने जितना समझा उतना ही सच मान लिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो प्याजे ओमेन्स दैट। प्याजे जो है कहते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है बच्चे का डेवलपमेंट, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो वॉकिंग ऑफ द चाइल्ड इज द रिजल्ट ड्यू टू। वॉकिंग, जब बच्चे जो है चलने लगते हैं तो ये किसका रिजल्ट होता है? बच्चे का चलना इस बात का रिजल्ट होता है कि उसका जो है मैच्योरेशन हो चुका है, वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। देन नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का जो विकास होता है वो एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, ग्रेजुअल ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब सतत रूप से ये चलता रहता है प्रोसेस, बच्चे का डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का। मतलब हर एक दिशा में बच्चे का डेवलपमेंट होता है इससे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे का जो विकास होता है उसका सिद्धांत क्या है? तो बच्चे के विकास का सिद्धांत हो जाता है कि डेवलपमेंट अकर्स, विकास जो है ये किसकी वजह से होता है? ये इंटरेक्शन की वजह से होता है बिटवीन म्यूचुरेशन और एक्सपीरियंस। जब म्यूचुरेशन और एक्सपीरियंस का जो है इंटरेक्शन होता है तब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से बताया गया कि डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन म्यूचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस पूछा गया है। तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि डिफरेंट चिल्ड्रन जो है वो डेवलप करते हैं डिफरेंट रेट से। तो मतलब हर एक बच्चे की जो है ग्रोथ या डेवलपमेंट उसका जो है अलग अलग दर से होता है। उसका जो है डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो डिफर करता है दूसरे बच्चे से। इसको हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है इसका मतलब है कि इन आ सिंगल चाइल्ड, एक एक मतलब इकलौते बच्चे में, या मतलब सिंगल चाइल्ड में आप देखेंगे एक बच्चे में
रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, मतलब विकास की जो दर है, कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट टू द अदर। मतलब एक डोमेन के जो है डेवलपमेंट से डिफर करती है दूसरे डोमेन के डेवलपमेंट में। मतलब बच्चे एक सिंगल चाइल्ड में ही आप ये देख सकते हैं कि जब एक भाग में जो है उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, तो वो डिफर करती है दूसरे जो है डोमेन से, दूसरे भाग के जो है विकास से। तो इसको हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि जब एक ही बच्चे में अलग अलग जो है डेवलपमेंट को अलग अलग डोमेन में पाया जाता है, अलग अलग डोमेन के डेवलपमेंट को अलग अलग रेट में पाया जाता है, तो उसको जो है हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कर कहते हैं। मतलब जब बच्चे में ही जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग डोमेन में हो रहा है, अलग अलग रेट में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पे बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट जो है एक तरह से सीरीज ऑफ चेंजेस होता है ये। मतलब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी इंडिविजुअल में, विच एन ऑर्गेनिज्म undergo in the passing from the embryonic state to maturity। डेवलपमेंट एक तरह से उन सारे चेंजेस का की सीरीज होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेट से लेकर मेच्योरिटी तक होते हैं। ये डेफिनेशन जो है ली गई है वेबस्टर्स डिक्शनरी से। तो वेबस्टर्स डिक्शनरी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसने दिया है ये डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ चेंज। डेवलपमेंट का मतलब है कि ये एक प्रोसेस ऑफ चेंज है, मतलब जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं जिस प्रक्रिया में, वही डेवलपमेंट होता है। एंड ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम, चाहे वो कैपेबिलिटी में चेंजेस हों या ग्रोथ में चेंजेस हों, फंक्शंस ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन दी गई है ई बी हरलॉक के द्वारा। ई बी हरलॉक ने इस डेफिनेशन को दिया है। द नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम ड्यूरेशंस के बारे में। तो ड्यूरेशंस का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि जो स्टेजेस दी गई हैं उनकी ड्यूरेशन यहाँ पे देखेंगे। तो पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दी हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले स्टेज दी है इन्फेंसी की स्टेज, जो है 0 से 2 ईयर तक का टाइम पीरियड इन्होंने बताया है इसमें। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें 2 टू 7 ईयर का टाइम बताया गया है। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें 7 टू 11 ईयर का टाइम बताया गया है। इसके बाद अडोसलेंस स्टेज आ जाती है जिसमें 11 टू 18 ईयर्स तक का टाइम बताया गया है। तो ये चारों स्टेज दी गई हैं पियाजे के द्वारा। तो पियाजे की ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें इन्फेंसी स्टेज आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और अडोसलेंस स्टेज है। द नेक्स्ट आएंगे अडोसलेंस पे। तो अडोसलेंस की बात की गई है, ये 11 टू 18 ईयर्स तक का टाइम होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था मनुष्य के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पीरियड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर होता है और एक तरह से इमोशनल पीरियड होता है ये बच्चे की लाइफ का, क्योंकि बच्चा इसमें जो भी चीज़ उस पे घटती है उसको ज़्यादातर इमोशनली लेता है, वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस पे जो है अपना काबू खो देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रेंज जो है, जो पियाजे के द्वारा बताई गई है, इसमें आपको बताया गया है कि 7 टू 11 ईयर्स तक का टाइम होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोहलरबर्ग जो है वो एक अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं। तो कोलबर्ग जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सचेंज स्टेज जो होती है उसको क्या कहते हैं। एक्सचेंज स्टेज को जो है हम स्टेज ऑफ ईगो के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेज ऑफ ईगो कहें या एक्सचेंज स्टेज कहें, सेम बात होती है। एक्सचेंज स्टेज को ही स्टेज स्टेज ऑफ ईगो के नाम से जाना जाता है, या स्टेज ऑफ ईगो को ही एक्सचेंज स्टेज के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोसेलेंस। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें
कई तरह के चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में, एडोलसेंस में, चाहे वो मेन की बॉडी हो या वुमेन की बॉडी हो। दीज चेंजेस ऑन द मार्क द ऑनसेट ऑफ, ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो जब ह्यूमन बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं एडोलसेंस एज पे, तो इन सारे चेंजेस को पुबर्टी के नाम से जाना जाता है, यौन अवस्था होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द प्राइमरी कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, इंडिविजुअल वेरिएशंस के प्राइमरी कॉजेस क्या होते हैं? तो प्राइमरी कॉजेस आ जाते हैं कि द कॉम्प्लेक्स interplay the complex interplay between the heredity and environment, जो कॉम्प्लेक्स प्ले होता है, एक जटिल तरीके से संरचना हो जाती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में, ये एक कॉज होता है इंडिविजुअल वेरिएशन का। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डिफर होता है, उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड, लर्नर जो है डिस्प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो टीचर को प्रोवाइड करने चाहिए जो है वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, मतलब तरह तरह के उसको जो है अधिगम के अनुभव को डिस्कस करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, मोटर स्किल में जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है, इसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। इसको मोटर स्किल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हमारे मोटर स्किल में, मतलब जब हम जो है अपने मोटर स्किल्स का सेंस हो जाता है, जैसे कि हमारे हाथ जो क्रियाएं करते हैं, पैर जो है जो क्रियाएं करते हैं, तो जब इनमें हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी, एक एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी कौन सी होती है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होती है हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली, तो उसमें बैलेंस होता है पूरी तरीके से कंसीडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स, तो मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स को जो है बैलेंस करके जो एक पर्सनालिटी बनती है, उसको एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको मैच द फॉलोइंग्स में मिल जाएंगे कि यहाँ पे गिफ्ट लिखा है, तो आपको मैच करना है। गिफ्टेड का मतलब हो जाता है कि एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी, मतलब एक एबिलिटी होती है बच्चे में कि वो क्विकली किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण कर सकता है और स्वयं से ग्रहण कर सकता है स्वतंत्रता पूर्वक, इसका मतलब हो जाता है कि वो बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लर्निंग डिसेबल्ड, लर्निंग डिसेबल्ड है कोई चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या है कि उसे जो है लैक होता है, लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब वो पढ़ने में उसे अक्षमता आती है। नेक्स्ट है क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? तो क्रिएटिव का मतलब है कि कैन थिंक ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब बच्चा जब थिंक कर सकता है, वो सोच सकता है उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए, उस हल के लिए, तो उसको जो है क्रिएटिव चाइल्ड माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसको ADHD के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से टेंडेंसी होती है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, मतलब एक टेंडेंसी, मतलब जब बच्चा एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली चलता रहता है, किसी एक जगह पे स्थिर होकर नहीं बैठ पाता है, तो इसको कहते हैं कि टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। तो उसमें जो है ये सारे जो बच्चे होते हैं ADHD के जो है चाइल्ड होते हैं, वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, इसी को कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा रहा है कि डैश लर्निंग प्रिंसिपल्स हैज़ अ
सिनर्जी बिटवीन स्टिमुलेंट एंड स्टिमुलेंट। तो इसमें जो है सही ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है। पहला है यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सेकंड है यहाँ पे एंशिएंट कंडीशनिंग, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाता है, इसको पावलो ने दिया है 1904 में। द नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको स्किनर ने दिया है। और लेटेंट लर्निंग जो होता है इसको इनसाइट थ्योरी के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है जो लर्निंग प्रिंसिपल्स में आ जाता है एज अ सिनर्जी बिटवीन लेटेंट एंड स्टिमुलेंट। तो इसमें जो है आ जाता है एंशिएंट कंडीशनिंग, और जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे पावलो ने दिया है। पावलो ने इसको 1904 में जो है दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है एंशिएंट कंडीशनिंग का क्लासिकल कंडीशनिंग, और पावलो ने इसको दिया है 1904 में। पावलो को इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में ही, नोबेल प्राइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि चिल्ड्रन शुड बिहेव एग्जाम्पलरी। चिल्ड्रन जो है एग्जाम्पलरी बिहेव करते हैं। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये कौन सी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग से रिलेट करती है थ्योरी? तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कि देयर इज़ अ चेंज इन लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर से में चेंजेस आते हैं लर्निंग में, तो बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट है यहाँ पे लर्निंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियर। लर्निंग जो है डिफर होता है बिहेवियर से, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सी कि देयर इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इन लर्निंग। तो बिल्कुल सही है। लर्निंग जो है ऐसी जो है प्रोसेस होती है जिससे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन लास्ट जो है इसमें स्टेटमेंट दिया गया है डी नंबर पे कि लर्निंग अकर्स ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। तो ये जो है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है कि लर्निंग जो है अकर नहीं करती है मैच्योरेशन एंड जो है ग्रोथ की वजह से, बल्कि लर्निंग जो है हमारे एफर्ट पे डिपेंड करती है। एफर्टफुल जो है प्रोसेस होता है लर्निंग। तो इस तरह से ऊपर के 3 ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो डी जो है ऑप्शन है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है कि लर्निंग जो है हमारे एफर्ट से हमें आती है। मतलब जितना हम सीखने की कोशिश करते हैं उतना ही हम सीख पाते हैं। तो लर्निंग अकर होती है हमारे एफर्ट से, ना कि हमारी ग्रोथ और मैच्योरिटी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द टीचर प्रेजेस द चाइल्ड फॉर द क्वेश्चन क्लीनिंग एंड राइटिंग द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से टीचर एक प्रेज करते हैं बच्चे को अच्छी राइटिंग के लिए। दिस इंक्रीजेज द बिहेवियर ऑफ द child by cleaning and answering correctly. Which learning principle is it based on? तो ये जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? आपसे लर्निंग प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है स्किनर के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो विच लर्निंग थ्योरी इज कॉग्निटिव थ्योरी? कॉग्निटिव थ्योरी इनमें से कौन सी है? तो कॉग्निटिव थ्योरी लेटेंट लर्निंग होती है, जिसको इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे इंस्ट्रक्शन अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक व्हेन वर्किंग विद विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ में कैसे वर्क करना चाहिए? तो क्लियरली स्पीक करना चाहिए जो है टीचर को, एंड यूज मोर ऑफ द टचिंग मटेरियल। तो एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए टीचर को चाहिए कि वो क्लियरली बोले, क्लियरली जो है प्रोनाउंशिएट करें जो है स्टेटमेंट को, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा टचिंग मटेरियल को, मतलब कि टेक्सटाइल मटेरियल का यूज़ किए करें। जैसे जो उभरे हुए शब्द होंगे या उभरे हुए लेटर्स के साथ में वो यूज़ करेंगे तो वो उससे ज़्यादा जो है समझ सकेंगे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ शुड लर्निंग बी यूज्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड बाय आवर पेयर्स।
तो कैसे जो है लर्निंग को यूज़ किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन रूम में। इंक्लूसिव एजुकेशन रूम का मतलब है क्लासरूम का, जहाँ पे हर एक बच्चा जो है वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, एवरेज चाइल्ड हो, डिसेबल्ड चाइल्ड हो या गिफ्टेड चाइल्ड हो। तो उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को कैसे किया जाता है, तो मस्ट एक्टिवली परस्यू, मतलब इसको जो है एक्टिवली परस्यू किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि उसमें बच्चा जो है हर तरह के बच्चे से कनेक्ट होता है, कई तरह की जो है चीज़ें सीखता है, कई तरह से उनकी थिंकिंग जो है डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल सिंप्लीफिकेशन ऑफ लर्निंग। ये जो है रिजल्ट ही करता है मीनिंगफुल सिंप्लीफिकेशन ऑफ लर्निंग के लिए, तो प्रमोट करना, रिपीट करना और रिकॉल करना। Which of the following are the examples of effective learning strategy? Effective learning strategy के कौन कौन से examples हैं? तो effective learning strategy के examples हो जाते हैं कि सबसे पहले हमें setting करना होता है, set करना होता है अपने goals को और overall table को, then क्रिएट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को और कॉन्सेप्चुअल मैप्स को। तो हम जो है पहले अपने गोल्स को सेट करते हैं, फिर हम मैपिंग कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में कि क्या क्या हम कैसे कैसे करेंगे। देन थिंकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, फिर हम थिंक करते हैं जिन चीज़ों के उदाहरण होते हैं और जिनके नहीं होते हैं, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स को। इसके बाद आ जाता है कि वी अंडरस्टैंड एज मैटर एज पार्टनर, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं एज पार्टनर्स को, फिर जो है टू आस्क योरसेल्फ, फिर खुद से जो है क्वेश्चन किया जाता है। इस तरह से जो है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट दिया है थॉर्नडाइक ने, ई.एल. थॉर्नडाइक इनका नाम है पूरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी से, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी को थर्स्टन ने दिया है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि डैश प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट्स इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेटिंग कॉजेटिव बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। तो सेपरेट प्रैक्टिकल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नहीं जो है रिलेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं बिहेवियर ऑफ पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 ईयर तक की ये स्टेज होती है, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रहती है इसमें, तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, मतलब बच्चे को इसमें इरिवर्सिबिलिटी रहती है, वो जो है विपरीत चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाता है, कि एक चीज़ अगर जो है हमारे सामने जैसी है वैसी ही रहेगी या उससे जो है बढ़कर भी हो सकती है, या इससे ये अपनी पुरानी अवस्था में भी जा सकती है, ये सारी चीज़ों पे बच्चे जो है सोच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हायरार्किकल हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय गैगने। गैगने जो है लर्निंग की थ्योरीज दी हैं, इसमें इन्होंने जो है 8 लेवल्स बताए हैं लर्निंग के लिए, जिसको हायरार्किकल हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जो गैगने के द्वारा दिया गया है। इजी टू हाई में ये जाता है, तो नीचे से ऊपर की ओर इन्होंने ये सारे लेवल्स बताए हैं। तो इनकी 1965 में एक बुक आई थी, बुक का नाम था कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग के नाम से ये बुक थी, जिसमें इन्होंने लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में बताया, और 1965 में ये बुक आई थी। इसमें इन्होंने 8 लेवल्स दिए लर्निंग के, जिनको इन्होंने हायरार्किकल फॉर्म में रखा, तो ये नीचे से ऊपर की लेवल में थे। नेक्स्ट आएंगे अब, की रूल्स क्या हैं जो है लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा जो लर्निंग लॉ के सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें की रूल्स कौन कौन से हैं, तो थॉर्नडाइक के द्वारा 3 जो है प्राइमरी लॉज दिए गए हैं, 3 प्राइमरी लॉज हैं थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए। तो प्राइमरी लॉज में फर्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, देन सेकंड आ जाता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है, और इसमें 2 पार्ट रहते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज।
देन थर्ड आ जाता है इसमें लॉ ऑफ एफर्ट। तो थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी जो 3 नियम होते हैं, वो ये हैं कि हम उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हों, तो लॉ ऑफ रेडीनेस। देन लॉ ऑफ प्रैक्टिस, उस चीज़ को हमें बार-बार प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए लॉ ऑफ यूज़ उन्होंने बताया, जितना ज़्यादा हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे अंदर आती जाएगी। देन लॉ ऑफ डिसयूज़, तो हम किसी चीज़ को जैसे चलाना सीख भी गए हैं, जैसे हमने कार ड्राइव करना सीख लिया है, लेकिन अगर हम उसे चलाएँगे नहीं तो हम उस चीज़ को भूल जाएँगे। तो लॉ ऑफ डिसयूज़ इन्होंने दिया है। तो ये जो है 2 लॉज़ हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, ये लॉ ऑफ प्रैक्टिस के अंडर में आते हैं। द लास्ट उन्होंने बताया लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट क्या है, उस जो है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये भी हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। लर्निंग के लिए लॉ है ये, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तो ये 3 हमारे प्राइमरी लॉज़ हैं। देन 8 जो है सेकेंडरी लॉज़ बताए गए हैं ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो लर्निंग इज़ देयर is a comparative lasting effect on behavior, knowledge and skills। लर्निंग जो है एक तरह से कंपैरेटिव लास्टिंग जो है इफेक्ट होते हैं, जो हमारे बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स में आ